नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे बात करने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नीर भरी दुख की बदली। यहाँ ये कविता है और इस कविता की चर्चा करेंगे। महादेवी वर्मा की एक श्रेष्ठ कविता है, बहुत ही छोटी सी स्वतंत्र कविता है और यह यहाँ से प्रारंभ होती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कविता है इसके हम दो भागों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला भाव और दूसरा जो है शिल्प, यानी कोई भी साहित्य हो, कोई भी कविता हो, कोई भी काव्य हो, गद्य हो, किसी का भी, तो उसमें दो भाग अवश्य होते हैं। ये दो भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है भाव, दूसरा होता है शिल्प। यानी शिल्प को क्या कहते हैं? कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत वे चीजें आती हैं जो उसके बनावट में, उसकी संरचना को के गठन में, भाषा, शब्द, शैली, अलंकार, रस, छंद, इन सभी का तत्व जो होता है वह उसके अंतर्गत आता है। तो शिल्प को क्या कहते हैं? कला पक्ष। दो पक्ष होते हैं, पहला होता है भाव पक्ष, दूसरा होता है कला पक्ष, और कला पक्ष को हम शिल्प भी कहते हैं। भाव की चर्चा करें तो इसमें कथ्य, यानी हमें बताना होता है इसका कथानक क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें संदेश कौन सा दिया जा रहा है, कविता का मर्म क्या है, कविता में कवि की कौन सी ऐसी विशेषता है जो इसमें निखर करके सामने आई है, मुखर रूप में वह हमें परिचयित हो रही है, या उसका समाज के प्रति क्या उद्देश्य रहा। तो हम इसके भाव को इस प्रकार से समझेंगे। उसके बाद में हम कला पक्ष की बात करेंगे। जैसा कि हम सभी कविताओं में सभी प्रकार के साहित्य का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम यहाँ पे उसको कुछ उप विषयों में बांट देते हैं, जैसे स्पंदन और स्थिरता, जीवनदात्री बदली का संगीत, प्रिय इंद्रधनुषी स्मृति, अपूर्ण प्रणय, स्मृतियों की जीवन यात्रा। इसके अतिरिक्त स्त्री का स्व अस्तित्व शून्य, और गृहिणी और भारतीय नारी का उसकी उद्भावना जो इस कविता के अंतर्गत मुखरित होती है। नारी भाव यानी एक नारी यहाँ पे एक विरह लिख रही है, एक स्त्री मन को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही है, और वही महादेवी वर्मा जी इस कविता के रूप में हमें मिलेगा। तो वह नारी मन को टटोल करके उन्हीं को अपने पन्नों से, अपने कलम से स्याह करने की कोशिश कर रही हैं, श्वेत पत्र को स्याह करने की कोशिश कर रही हैं, और वह क्या है? नारी मन का टटोल करके लाया हुआ एक जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है। चर्चा करेंगे, हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले कथ्य की चर्चा करेंगे। तो कथ्य में जो संदेश दिया जा रहा है वह संदेश क्या दिया जा रहा है, संदेश की चर्चा कर लेते हैं। कविता का जो संदेश है वो नारी मन की अभिव्यक्ति है। जी हाँ, नारी मन को टटोल करके वह ये बताना चाहती हैं कि जो नारी मन है, जो भारतीय नारी है, उस अस्मिता का बोध कराने का प्रयास महादेवी वर्मा जी इस कविता के अंतर्गत कर रही हैं। और वह नारी मन के विषय में क्या कहती हैं? इसका कविता का संदेश क्या है कि कविता में जो हमारी भारतीय परंपरा में जो नारी है उसका इतिहास क्या होता है, उसका उमड़ी कल थी मिट आज चली, यानी वह क्या है? नारी को एक प्रतीक के रूप में यहाँ पे माना गया, और वह प्रतीक कौन सा है? बदली। जी हाँ, बदली का प्रतीक उसमें माना गया है। यह बदली क्या होती है? जो नीर भर करके लाती है। जब बादलों में जो बदली होती है उसके पीछे क्या होता है? नीर। और यह नीर जो जल है, यह जल क्या है? यह नीर क्या है? ये दुख का परिचायक है। ये क्या है? दुख का परिचायक है। यानी इसको एक उपमान के रूप में भर रखा गया है। जो बदली है वो बदली किसकी है? विरह की, वेदना की बदली है। और जो नीर है वह क्या है? अश्रु है। जी हाँ, वह जो नीर है वह है अश्रु, और नीर इसके अतिरिक्त जो बदली है वह क्या है? वह दुख है, संवेदनाएं हैं, जो वेदना है, जो उसकी नारी मन की जो अभिव्यक्ति है वह उस बदली के पीछे छिपी हुई है। तो नारी मन का टटोल करके लाया वो भाग क्या है? उनकी वेदना को मुखरित करने का प्रयास इस कविता के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी ने किया है। अगर हम चर्चा करें तो अश्रु की जो एक लड़ी है, इसके बारे में वह कहती हैं। संदेश और उद्देश्य की चर्चा कर लेते हैं। तो उद्देश्य क्या है? कविता का उद्देश्य यहाँ पे अगर हम देखें तो उद्देश्य उनका इस कविता के अंतर्गत आता है कि जो हमारी भारतीय परंपरा की जो नारी है, उद्देश्य है इसके अंतर्गत कि जो भारतीय समाज में जो भारतीय नारी है, जो इसकी चर्चा यहाँ पे हम कर रहे हैं, जो गृहिणी है, उसका इतिहास क्या है? गृहिणी जो है अपना समग्र जीवन परिवार के भरण पोषण में, परिवार के लालन पालन में अपना समग्र जीवन जो है वह उसी में झोंक देती है। यानी उसका अस्तित्व कितना है? एक नीर भरी दुख की बदली की बात की जा रही है। तो उद्देश्य क्या है? उसका अस्तित्व कितना है? उमड़ी कल थी मिट आज चली, जैसा कि यहाँ पे पंक्तियों में बताया गया है। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यानी उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है कि उसको सिर्फ और सिर्फ उस एक कुप मंडूक रह करके रहना है, क्योंकि
भारतीय नारी की अगर स्थिति की चर्चा करें तो हम आजादी के पूर्व जो स्थिति थी भारतीय नारी की, वो बहुत ही खराब स्थिति थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उन्हीं दयनीय स्थिति से भारतीय नारी को निकालने का प्रयास वह अपनी कविता के माध्यम से कहती हैं। जो पुरुषों का जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व में एक नारी को व्यवस्थित करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया है। और इसी के माध्यम से यहाँ पे उद्देश्य क्या उद्घाटित होता है कि नारी की जो स्थिति है उसको और भी बेहतर करने का प्रयास अपनी कविता के माध्यम से वह करने का प्रयास कर रही है, नारी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास। भाव तो इस प्रकार से हो गया, नारी वेदना का उद्घाटन करना कविता का मर्म है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली कला पक्ष की बात। तो कला पक्ष जो है, भाषा बहुत ही संस्कृतनिष्ठ है, व्यवस्थित है, सहज सरल है। और इसके बाद में जो यहाँ पे जो संगीतात्मकता है, जो गीतात्मकता है, शैली की बात करें तो यहाँ पे कैसी शैली है, गीत शैली का प्रयोग है, सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, रस छंद अलंकारों का एक गठित प्रयोग है। रस छंद अलंकारों की अगर हम चर्चा करें तो छंद क्या है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। रस जो है वह विरह श्रृंगार है, विरह श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, वेदना का उद्घाटन किया गया है, विरह श्रृंगार रस। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सभी कला पक्ष के जो तत्व थे वो भी बतला लिए गए। अब हम यहाँ पे कविता की समीक्षा करते हैं। कविता की समीक्षा किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले तो बिंदु जो है वो क्या है, स्पंदन और स्थिरता। मित्रों, सबसे पहला जो बिंदु है वही इस कविता का मूल केंद्र है, मूल बिंदु है। स्पंदन और स्थिरता की चर्चा हमने एक कविता और महादेवी वर्मा जी की बात करी थी, तो वहां पे हमने आपको बताया था उस कविता में कि मैं बीन भी हूँ, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। इस प्रकार से उस कविता में भी मैंने आपको बताया था कि स्पंदन और स्थिरता जो है वह महादेवी वर्मा का सबसे मूल तत्व के रूप में आता है, जिसकी चर्चा हमने वहां पे आपको बताई थी। इन थोड़ी सी पंक्तियों में कविता जो है संपूर्ण रूप से यहाँ पे हमने रखी हुई है। मैं नीर भरी दुख की बदली, और अंतिम पंक्ति है उमड़ी कवथी मिट आज चली। सबसे पहले तो हम स्पंदन और स्थिरता की मित्रों चर्चा कर लेते हैं। स्पंदन और स्थिरता क्या है, अपूर्णता, अपूर्णता में भी पूर्णता का अनुभव करना, यह महादेवी वर्मा का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। स्पंदन जो है और स्थिरता, यानी ऐसे घनघोर वातावरण में भी वह स्थिरता का अनुभव करती हैं। इतनी विरह वेदना होने के साथ में भी वह शांति का अनुभव कर लेती हैं। इसी माध्यम से उन्होंने कविता को बतलाने का प्रयास किया है, और यही एक हर एक भारतीय नारी का व्यक्तित्व को उद्घाटित करने का प्रयास किया कि जो भारतीय नारी है वह स्पंदन के साथ में भी स्थिरता का अनुभव करती है, वह परिवार के प्रति अपना संपूर्ण जीवन झोंक देती है। और उसी स्थिति को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बदली और अश्रु दोनों संकेतों का प्रयोग किया गया। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। ये क्रंदन की बात हो रही है। ये जो आहत क्रंदन है, ये संपूर्ण विश्व उसका परिहास कर रहा है, जिसके माध्यम से वह बताने का प्रयास करती है। नैनों में दीपक से जलते पलकों निर्झारिणी मछली। जी हाँ, ये बहुत बेहतर बिंदु है। अब देखिए यहाँ पे उपमान क्या है, दीपक शब्द का प्रयोग भी उनकी कविता में बहुत बार किया गया। दीपक की जो मर्म है, स्वयं जलना और प्रकाश देना संपूर्ण जगत को, और उसी के तले अंधेरा होना। ऐसे उपमान का प्रयोग महादेवी वर्मा जी अपने संपूर्ण काव्य में तरह तरह से करती रही हैं। उनके संपूर्ण काव्य में आपको इस उपमान का प्रयोग मिलेगा। नयनों में दीपक से जलते पलकों निर्झारिणी मछली, यानी निर्झर जो पलकें हैं वह मचल रही हैं। एक वेदना में, ऐसी वेदना में स्त्री जो है वह विलाप कर रही है, और इसी के माध्यम से अब यहाँ पे जो संदेश है, अब अगर हम प्रत्यक्ष रूप से कहें तो यहाँ पे बदली का प्रभाव बताया जा रहा है। ये जो बदली है, यह बदली जो है आकाश से जब बदली होती है, उसके बाद में जो वर्षा हो जाती है, तो जो बूंद है, जो वर्षा की बूंद है, यानी जो बिंदु है, उस बिंदु का अस्तित्व कितना है, सिर्फ वह आकाश से पाताल तक आती है, यानी धरा पर आती है, और धरा पर आकर के वह समाप्त हो जाती है। बस इतना सा जीवन है जो कि इस बदली का बताया गया, इस बिंदु का, इस नीर भरे दुख की बदली का बिंदु बताया जा रहा है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। अब देखिए, श्वासों में ही स्वप्न का पराग झर रहा है, ऐसी स्थिति का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। नव के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार चली, और यहाँ पे एक शांति का अनुभव कि छाया में मलय बयार चली। नव के नवरंग बुनते दुकूल,
छाया में मलय बयार जली, जब बदली का माहौल आ जाता है उसके बाद में संपूर्ण विश्व जो है वह प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे कहा गया कि केंद्र में आहत विश्व हंसा, जब आकाश में बदली छा जाती है, इंद्रधनुषी स्थिति आ जाती है, उस इंद्रधनुषी स्थिति में जब संपूर्ण विश्व जो होता है वह बदली के नीचे आकर, जो बदली होती है उसके नीचे आकर के एक झूमने का एक माहौल, खुशनुमा माहौल का अनुभव करता है। उसमें यहाँ पे बताया गया कि मेरा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण प्रकृति, जंगल, झरने, तालाब, नदी सब कुछ झूम उठते हैं। संपूर्ण जो लोग हैं, एक प्रेमी युगल है, उन सभी का मन जो है वह यहाँ पे संगीत भरा हो जाता है। नव के नवरंग बनते दुगुल। अब ये नवरंग क्या है? यह इंद्रधनुषी रंग की बात की गई है। यहाँ पे जो 7 रंग इंद्रधनुष के होते हैं वह आकाश में छा चुका है, उसी स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। मैं प्रकृति, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर धीर धूमिल, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर धीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, कड़ पर स्त्री हो बरसी, नवजीवन अंकुर हो निकली। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया बिंदु है, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें वह प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ कहने का प्रयास कर रही हैं। प्रत्यक्ष रूप से जिन बातों का वर्णन किया जा रहा है, स्पंदन और स्थिरता की हमने चर्चा कर ली। अब देखिए जीवनदात्री बदली का संगीत, जो बदली है उसको जीवनदात्री बताया गया। इस बदली के माध्यम से जब आकाश में बदली छा जाती है तो खेत खलिहान सब झूम उठते हैं, यानी उस वर्षा के जल के लिए सब आस्वान्वित हो उठते हैं और संगीत भरा एक माहौल बन जाता है। और संगीत कौन गा रहा है? यह संगीत जो है छाया में मलय बयार जली, या जो हवा है, जो यह बदली की स्थिति में जो शीतल हवा है, वह शीतल हवा ही संगीत की धुन गा रही है और उसी का माहौल का वर्णन इसके अंतर्गत किया जा रहा है। प्रिय इंद्रधनुषी स्मृति का वर्णन किया जा रहा है। जो इंद्रधनुष का जो बिंब है आकाश में जब छा जाता है तो उसको प्रिय मान करके बताया गया, यानी एक विरहिणी का जो इंद्रधनुष है वह प्रियतम है और उसी प्रियतम जो पल भर के लिए आता है, पल भर में वह गायब हो जाएगा। उसी की स्मृति का यहाँ पे आह्वान किया गया है और इसी को कहा गया अपूर्ण प्रणय। अब देखिए ये जो बिंदु है जिसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं हम, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर फिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर हो स्त्री बरसी, नवजीवन अंकुर हो निकली। जी हाँ, यह जो प्रणय का जो माहौल आ जाता है, जब इंद्रधनुषी स्मृति यानी प्रियतम जब आकाश पर छा जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, क्योंकि वह क्षणिक मात्र है और क्षणिक मात्र की भी जो प्रणय की स्थिति है वो यहाँ पर निकल करके सामने आती है। रज कण पर स्त्री हो बरसी, नवजीवन हो अंकुर निकली, यानी जो प्रेम का अंकुर है, जो नव अंकुर है वो फूट पड़ता है। उसके बाद में फिर स्थिति फिर से वही स्थिति आ जाती है। अपूर्ण प्रणय की गाथा, पद को न मलिन करता आना, पद चिन्ह को न दे जाता आना, सुधी मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, सुख की सिहरन हो अंत खिली। तो यहाँ पे सुख की सिहरन जो है वह अंत खिली, अंत रूप में का वर्णन किया गया है। स्मृति की जीवन यात्रा जो स्मृतियों की जीवन यात्रा है। अब कवित्री क्या है, अपनी स्मृतियों की जीवन यात्रा में संपूर्ण जीवन जो है उसी में वह अपना प्रत्यक्ष रूप से देखने का प्रयास करती। स्मृतियां जो हमारी पुरानी ताजी यादें हैं, उन यादों को ही महसूस करना, बार बार उन यादों को, अपनी स्मृतियों को उसी यात्रा में संपूर्ण जीवन को तल्लीन कर देना, निमग्न कर देना, यही प्रयास यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में स्त्री का स्व अस्तित्व शून्य होना, जो ये बिंदु है यही कविता का मूल उद्देश्य है, जिसमें हमने आपको बताया स्त्री का स्व अस्तित्व शून्य होना, जो कि कविता का उद्देश्य है। मैंने आपको बताया कि नारी के बेहतर स्थिति का आह्वान करने का प्रयास इसमें किया गया। प्रतीक में बदली और अश्रु के रूप में रखा गया और नारी का जो जीवन है, स्त्री का जो जीवन है, स्व अस्तित्व है, उसका शून्य होना, यह इसमें बतलाने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पे जो कविता का प्रत्यक्ष रूप से वह भी देख लेते हैं कि सुधी मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। देखिए फिर वहाँ पे प्रणय जो है वह जब अपूर्ण रह जाता है, जब इंद्रधनुष का जो रंग है वह निकल जाता है, जो निखरा हुआ था, संपूर्ण प्रकाश में व्याप्त था, संपूर्ण जो धरा थी वह उसको देख करके झूम रही थी, जब वह समाप्त हो जाता है तो फिर से वही स्थिति आ जाती है। यानी जो पल भर का जो समय था, जो पल भर यानी
यानी क्षणिक मात्र का जो सुख था, वो क्षणिक मात्र का जो सुख था वह समाप्त होना हो गया और अस्तित्व जो था वह फिर से मिट गया। बूंद का अस्तित्व कितना होता है, बुलबुले का जो अस्तित्व होता है, जो उमड़ता है और उसके बाद तुरंत ही क्षणिक मात्र में समाप्त हो जाता है। फिर वहीं पे आ जाते हैं हम, विस्तृत नभ का कोई कोना, यानी विस्तृत नभ तो संपूर्ण विस्तृत है, पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसका एक कोना भी मेरा कभी अपना नहीं होना। और यही स्थिति को यहाँ पे उद्घाटित कर दिया जाता है। महादेवी वर्मा का जो संपूर्ण जीवन है वो ऐसे ही ऊहापोह में, ऐसे ही आलोड़न विलोड़न में गुजरा बीता और उसी का चित्रण उन्होंने संपूर्ण जीवन का जो चित्रण था वह अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से सदैव करती रही। जो महादेवी वर्मा का जो साहित्य है वो सदैव प्रत्येक अन्य लेखिका की अगर हम चर्चा करें तो उन सभी के माध्यम से अगर हम देखें तो महादेवी वर्मा का जो वर्णन है, जो व्याख्यान है, वो सदैव स्पंदन और स्थिरता के बीच की स्थितियों का वर्णन करता है। वह स्थिरता का भी अनुभव करती है और स्पंदन की भी स्थिति को महसूस करती है और दोनों का ही विरोधाभास जो है उनकी कविता में देखने को मिलेगा। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। वही जो बूंद थी, वही जो बदली थी, वो कल उमड़ी थी, यानी अभी तो उमड़ी थी और मिट आज चली। जो परिचय है, परिचय इतना ही है, परिचय यहाँ पे बताया गया, उसके बाद में इतिहास बताया गया और तुरंत उसका अंत हो जाता है। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये कविता की सबसे सशक्त दो पंक्तियां हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी आज चली। ऐसे ही वर्णनों को यहाँ पे रखा गया। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये कविता की पंक्तियां हैं, ये उद्बोधन है। इसी के माध्यम से इस कविता में सजीवता सदैव स्पष्ट रूप से व्याख्यायित होती रहेगी, आनंद का अनुभव कराती रहेगी। और यहाँ पे हमने कहा कि गृहिणी और भारतीय नारी का बोध कराया गया। उसका बोध जो कराया गया वो किस प्रकार से बताया जा रहा है कि उसका जीवन अस्तित्व कितना होता है, वह यहाँ पे व्याख्यायित किया गया कि वह संपूर्ण जीवन अपना वैवाहिक जीवन के उपरांत जैसे ही वैवाहिक परिप्रेक्ष्य में वह प्रवेश करती है, उसके बाद की स्थिति और उसके पहले की स्थिति, जो नारी को नारी बताने का प्रयास किया जा रहा, सदैव जो किया जाता रहा कि तुम नारी हो, ऐसे जो नारी को नारी कहा जा रहा, यानी उसकी अपंगता का बोध कराने का प्रयास किया जा रहा। यही स्थितियां जो थी वो उस समय की भयावह स्थितियां थी। सदैव ऐसे आक्षेप, ऐसे जो कुख्यात, जो हमारे जो कई सारे वर्णन थे वो कहे जाते रहे। नारी का जो स्थिति थी वो दयनीय बताई जाती रही और इसी का वर्णन इसके अंतर्गत, कविता के अंतर्गत कराया गया, इसी का बोध इसके अंतर्गत कराया गया। तो इस प्रकार से हमने महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दूध की बदली, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही भावों का हमने इसके अंतर्गत वर्णन किया, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और आप अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारे नए नोटिफिकेशन भी प्राप्त होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।